बजट की बात में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले बजट स्पीच जारी थी, बजट की अनाउंसमेंट ऑफिशियली हो गई है और मोरलेस वही हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंटिसिपेट कर रहे थे कि जो टोटल आउटले के हवाले से पिछले हमारे जो सेशन है उसमें बड़ी डिटेल बिल्कुल। डिस्कशन हुई थी कि अराउंड 8,500 बिलियन के अराउंड होना चाहिए, विच इज़ नाउ 9,540 बिलियन, यानी कि 9,500 अरब रुपए का टोटल आउटले है। बट द क्वेश्चन इज के जो टैक्स रेवेन्यू है कलेक्शन साइड के ऊपर हम उस मार्क तक नहीं पहुंच सके हैं। एस्टिमेटेड टारगेट तो तकरीबन 8,000 अरब रुपए का था, लेकिन उससे थोड़ा पीछे रहे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो टैक्स इनकम है इसको कैसे बढ़ाया जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए फिर आपने देखा फर्दर टैक्सेस जो है वो लगाए गए हैं और साथ में ये भी इंडिकेशन दी गई है कि जो महंगाई का सिलसिला है इसमें मजीद इजाफा होगा। एक्सपेक्टेड जैसे हम देख रहे थे कि 8% के ऊपर जो है वो टारगेट रखा गया था, लेकिन वो डबल डिजिट में इवेंचुअली दाखिल हुई है, 13% तक गई है। लेकिन अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जैसे उन्होंने बड़े एम्बिशियसली इस चीज़ को हाईलाइट किया है, मिफ्ता साहब ने भी कुछ देर पहले कि इसको 11.5% तक लेकर आएंगे ताकि डिस्काउंट रेट आपका जो है वो सिंगल डिजिट की तरफ वापस आ सके। और इट सीम्स क्वाइट डिफिकल्ट दिस टाइम अराउंड कि आप किस तरह इसको नीचे लेकर आएंगे। साथ में ये भी इंडिकेशन दी है कि फर्दर पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर इजाफा होगा विच एक्चुअली कॉजेस इन्फ्लेशन। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर अभी बिल्कुल बात करनी ठीक है और कहा टोटल एलोकेशन पे भी अभी बात करते जी। हैं। यासिर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और महंगाई ही कंट्रोल करना सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि ग्रोथ तो पिछले नंबर्स भी अच्छे रहे, लेकिन इशू ये आ रहा है कि क्या एक आम आदमी की जो तनख्वाह है उसमें इजाफा होगा, उसकी जो इनकम है उसमें इजाफा होगा। चूँकि जब तक इजाफा इधर से नहीं होगा तो महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 9,502 अरब रुपए है, प्रोग्राम्स के लिए 800 अरब रखे गए हैं यासिर, और दिफा के लिए 1523 अरब हैं, पेंशन की मद में 530 अरब हैं, HEC के लिए 65 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। ये जो उन्होंने बजट के वाले से चीज़ें मुख्तस की प्रोग्राम्स के लिए, तो यासिर किस तरह देखते हैं चीज़ें? आम आदमी के लिए तो इस बजट में कुछ नहीं रखा, जो कि हम पहले भी बात कह चुके थे, क्योंकि रिलीफ नजर नहीं आ रहा टेक्निकली आपको जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस वक्त क्योंकि आपको बड़ी मुश्किल फैसले लेने होंगे। अभी जो सबसे बड़ा जो इशू है, चैलेंज है, वो एनर्जी क्राइसिस का है। और यहाँ पे साथ ही अभी जो बजट स्पीच थी उसके अंदर एक चीज़ को हाईलाइट किया गया कि जो हमारा सर्कुलर डेट है इसमें जो गैस की अदायगियाँ हैं ये अराउंड 1,500 अरब रुपए का जो बीच में डिफ़ॉल्ट आया है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि लोड शेडिंग में फर्दर जो है वो इजाफा हुआ है। ओवरकम करने के लिए अभी मैं देख रहा था कि 73 बिलियन से ज़्यादा जो है वो अमाउंट एलोकेट की गई है, जिससे इन तमाम मामलों को ओवरकम किया जाएगा। प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा मसला है, लॉन्ग टर्म प्लान इसके लिए इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। यस के सर्कुलर डेट जिसकी अभी निशानदेही की गई थी कि जब पिछले दौर हुकूमत में जब नवाज शरीफ या PMLN की हुकूमत थी तो उस वक्त ये 1 ट्रिलियन जो है वो ऑल्दो क्रॉस कर चुका था, लेकिन वो अब 2 ट्रिलियन से जो है वो बढ़ चुका है। ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है जिसको अभी एड्रेस करने की कोशिश की गई है, और अगर ये रिजॉल्व नहीं होगा और इसको वंस एंड फॉर ऑल रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। और साथ ही आपने टैक्स रेवेन्यू की बात की थी अभी कुछ देर पहले, उसको बढ़ाने के लिए जो है वो कुछ इक़दाम किए गए हैं। गाड़ियों के हवाले से भी मैं देख रहा था कि 1600 सीसी से जो ज़ायद गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगाया है, और उससे कम जी। अच्छा जी, इसके ऊपर अभी हमारी डिस्कशन जो जारी रहेगी। जो बजट की एलोकेशन हुई है इसको किस तरह देखा जा रहा है, बिजनेस कम्युनिटी इसको किस तरह देख रही है, उसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है, और ये जो हमारा टारगेट है जैसा हम बात कर रहे थे कि 5% की जो GDP है उसको अचीव करना है, ये कैसे पॉसिबल होगा, इसको हमें समझना होगा। तो बहरहाल जी, हमारा जो पैनलिस्ट हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के ऊपर मौजूद हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग, फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI और एडवाइजर टू PM फॉर टेक्सटाइल। उनको मैं वेलकम करूंगा। मिर्ज़ा साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। मिर्ज़ा साहब, कैन यू हियर मी? यस आई कैन। श्योर। अच्छा मिर्ज़ा साहब, मैं चाहूंगा ज़रा इसके ऊपर कमेंट कर दीजिए कि टोटल आउटले जो है वो 9,500 अरब तक जो है वो पहुंच चुका है। टैक्स रेवेन्यू साइड के ऊपर प्रेशर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, ये टारगेट कैसे अचीव होगा, और प्लस ये कि जो अभी जो खसारा एक बहुत बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के लिए है, कैसे इसको ओवरकम करेंगे। पहले चाहूंगा ज़रा इससे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। देखिए, पहली चीज हमारी जो GDP है उसकी पाई बड़ी है, तकरीबन 383 बिलियन डॉलर हो गई है, और 9,540 बिलियंस में खसारा तकरीबन 4,500 का है। इसमें जो चीज मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बिजनेस कम्युनिटी को आगे जाके तंग करेगी, वो यह है कि इन्होंने
एक पिछली ग्रोथ को देखते हुए एफबीआर की 27%, इन्होंने नया टारगेट जो है एफबीआर का 7,255 रुपए टारगेट सेट करा है। मैं समझता हूँ कि एक तरफ आप इकोनॉमी को स्लो डाउन करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप जीडीपी को 6 से 5% की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप इंपोर्ट्स को कर्टेल कर रहे हैं ताकि आपका तिजारती खसारा जो है वो बढ़े नहीं, और फिर दूसरी तरफ आप रेवेन्यू कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इजाफी कलेक्ट हो जाएंगे एफबीआर की तरफ से। तो ये एक बहुत डिस्टॉर्शन है कि जब आप इकोनॉमी को स्लो डाउन कर रहे हैं और आप चाहते हैं इकोनॉमी स्लो डाउन हो और कंसोलिडेट हो, तो उसका इम्पैक्ट टैक्स कलेक्शन पे भी पड़ेगा, और वो टैक्स कलेक्शन का टारगेट आपने पहले से भी ज्यादा जो बढ़ा दिया है वो मेरे नजदीक एक रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन जो चीज मुझे इस बजट में सबसे अच्छी लगी है यासिर, वो ये है कि मैं कल भी परसों भी जितने प्रोग्राम हुए, इकोनॉमिक सर्वे पे हुए, दूसरे हुए, मैं उनसे यही कह रहा था कि हमें किसी तरह से ये फर्नेस ऑयल की जो इंपोर्ट है उससे महंगी तरीन बिजली पैदा करने से ये नालत है, ये अजाब है, इससे निकलना है। लेकिन और हम एक सिंगल फिस्कल ईयर में एनर्जी पे हमें जाना है। मुझे मैंने वहां पे आपके यहाँ भी कहा था कि सोलर पैनल के ऊपर जीएसटी खत्म कर दें ताकि लोग अपने घरों में अपने गीजर्स में सोलर पैनल जो है वो लगा सके। मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने जी सोलर पैनल के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है डॉक्टर बेग साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हमारे साथ तो चूंकि फैसल मोइज़ खान साहब भी मौजूद हैं, हम उनका इनपुट भी लेते हैं। फैसल मोइज़ खान साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी ट्रांसमिशन में। किस तरह देखते हैं बजट, चूंकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने नंबर्स पेश कर दिए हैं, और इस पूरे बजट में आपको क्या चीज़, जिस तरह बेग साहब को अट्रैक्शन मिली, आपको किस सेक्टर में अट्रैक्शन मिली, और आप क्या समझते हैं कि ये बजट कितना बैलेंस बजट? देखिए जी, वीवर इन इस्लामाबाद, हम कल ही वापस आए हैं, वहाँ उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी की, प्री बजट कॉन्फ्रेंस। जी मसला ये, हम मिफ्ता साहब के साथ भी बैठे और मिनिस्टर्स के साथ भी बैठे, पीएम साहब भी हमारे साथ बैठे। देखिए, बेस्ट दे कैन डू दे आर डूइंग। बहुत सारी चीजों पे हमारी बात हुई है उनसे। देखिए, जो मसाइल थे एक्सपोर्टर्स के, जैसे हमारे डीएलटीएल का मसला उन्होंने हल किया, सोलर एनर्जी का मसला जो था वो केसीसीआई ने और तमाम टाउन एसोसिएशन ने बात की, तो उन सब चीजों को जो है वो उन्होंने वेव ऑफ किया। वो खुद बैठ के, देखिए, सबसे अच्छी चीज इस गवर्नमेंट में, सबसे अच्छी चीज जो हमें नजर आई फाइनेंस मिनिस्ट्री में या पीएम लेवल पे, वो ये चीज नजर आई जो उन्होंने इंगेज किया है इंडस्ट्रियलिस्ट को और एग्रीकल्चरिस्ट को, दोनों को इंगेज करके ये फैसले किए। देखिए, मुल्क हम सब जानते हैं कि बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है इस वक्त। जो इकोनॉमिक क्राइसिस है हमारे मुल्क में, कि बेस्ट दे कैन डू दे आर डूइंग दैट। लेकिन मसला ये है कि इसको मिलजुल के सबने, आवाम ने, हुक्मरानों ने, सबने मिल के इस क्राइसिस से निकलना है। हमने 2-3 सजेशन दी थी कि जैसे फ्यूल का मसला था, हमारी खुदम दस्तगीर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा अब इस मुल्क में हम फ्यूल नहीं मंगवाएंगे किसी चीज के लिए। तो हमने उनको एक सजेशन दिया जी, कोल टू पेट्रोल टेक्नोलॉजी इज नीडेड। वी हैव इनफ कोल in our country that we can manage it, this technology, if we can bring this technology in our country, तो हम कोल से पेट्रोल बना सकते हैं। दूसरा है कि एग्रीकल्चर लैंड की हमने बात की, जो नॉट कन्वर्टेड फॉर रेजिडेंशियल विसिनिटी, हमने इसकी बात की कि एग्रीकल्चर लैंड, अगर एग्रीकल्चर हमारी बूस्ट करेगी तो हमारा जो है वो रेवेन्यू, जो आज हमारे पास वीट क्राइसिस है या जो क्राइसिस हमें फूड इंडस्ट्री में हो रहा है, जो हमें इंपोर्ट करनी के पड़ रही है चीजें, वो सारी चीजें जब हमारी जो ग्रोथ थी, आज से कुछ साल पहले चले जाए, हमें गंदम जो है वो बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं थी। हमारी कॉटन इतनी थी कि हमें, जब हमने वहाँ उनकी चार्ट देखे फाइनेंस मिनिस्टर साहब के, तो हमारी हर क्रॉप जो है, जो पाकिस्तान में आज से 25 साल पहले बहुत ज्यादा कल्टिवेशन होती थी, वो सब डिप्लीट कर गई है। आप हैरत करेंगे कि कौन जो है वो सबसे ज्यादा एक्सीड किया, और बाकी जितनी क्रॉप पाकिस्तान में होती थी वो सब डिप्लीट कर गई हैं। तो वी हैव टू रेज आवर एग्रीकल्चर टू फीड आवर कंट्री, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नीड ऑफ द आवर है। इस वक्त सोचना भी यही है, क्योंकि अभी जो पिछले नंबर्स हम देख रहे थे, गो थ्रू किया हमने, खासतौर पे कॉटन के हवाले से 8 लाख मिलियन बेल्स हुई हैं,
और एग्जिस्टिंग डिमांड जो है वो 13 से ऊपर जा रही है, तो अगर आपने अपने पोटेंशियल को कैपिटलाइज करना है तो उसके लिए तो समहाउ आपको काम करने की जरूरत होगी। वो जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें ये जो चंक था ये बड़ा मिसिंग नजर आया। इस वक्त एड्रेस हुआ आपकी जो बंजर जमीन है इस पे आज एग्रीकल्चर नहीं हो रही है और उसको एग्रीकल्चर लैंड जो है वो डिक्लेयर किया गया है, उसको कन्वर्ट हो रही है वो जी बहुत सीरियस इशू है ये। और ये दिस इज अ वेरी सीरियस इशू है, हाईलाइटेड इन फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, है ना। दूसरा क्रोमाइट है हमारा, जैसे शुड बी कन्वर्टेड टू रॉ मटेरियल इन पाकिस्तान रादर देन एक्सपोर्टिंग एज अ रॉ मटेरियल। लेकिन कॉस्ट मैनेज करनी पड़ेगी। अभी कॉस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। मैं जरा आपसे इस बारे में फैसल साहब बात करता हूँ, मिर्जा साहब भी लाइन पर हैं, जरा उनसे भी डिस्कस करते हैं। मिर्जा साहब, ये कॉस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू हो गया है कि हम हर तरफ देख रहे हैं कि हमारा इनपुट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और रीजन में compete करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनपुट कॉस्ट को कम किया जाए। प्रोवाइडेड इस वक्त देख रहे हैं कि जो बिजली की जो प्राइसेस हैं वो कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया। सर्कुलर डेट के जो नंबर्स अभी देख रहा था मैं, और जिसको उन्होंने हाईलाइट भी किया कि अगर पिछले टेन्योर में देखें तो तकरीबन 1.3 और 4 ट्रिलियन के अराउंड था, विच इज़ नाउ 2.5 ट्रिलियन। तो ये अगर चैलेंज गवर्नमेंट को रहेगा तो कैसे आप सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव करेंगे? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त हुकूमत को 2-3 चीजें ऐसी हैं, वो हर बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर वादा करते हैं लेकिन 10-12-15 सालों से वो नहीं हो। पहली चीज तो है पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। वो इदारे जो हुकूमती इदारे लॉस में चल रहे हैं और उनको जिसमें स्टील मिल है, जिसमें रेलवे है, जिसमें पीआईए है, जिसमें मुआवजा है, ये वो इदारे हैं जो जिसमें कुछ तो ऐसे कि उनकी चिमनी से धुआं भी नहीं निकल रहा है, वो बंद है जैसे स्टील मिल। लेकिन आप 500 अरब रुपए सालाना जो है वो नेशनल एक्सचेकर से उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। हर बार ये वादा होता है कि इनको हम रिस्ट्रक्चर करेंगे, इनको हम प्राइवेटाइज करेंगे, इनकी निजकारी करेंगे, लेकिन फिर वो इसी तरह पूरा साल सीने से लगाए हुए उनको नेक्स्ट साल के लिए उसको लेकिन ये तो अभी भी मटेरियलाइज नहीं हो सकेगा क्योंकि ये कोलिशन गवर्नमेंट है। एक गवर्नमेंट जो है इसमें, या एक पार्टी ऐसी है जो प्रो प्राइवेटाइजेशन है और दूसरी पार्टी है जो इसके अगेंस्ट है। अब ये चीज कैसे मटेरियलाइज होगी? इसके लिए तो पहले आपके पास 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए। आपने पॉलिटिकली अगर सोचना है या कौम के मफाद में सोचना है, अगर ये मखलूत हुकूमत इसलिए आई है कि कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें और मुल्क को उस क्राइसिस से निकाल दें जब वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो फिर आपको सियासी जो अमल दखल है उससे हटके आपको मुल्की मफाद के लिए फैसले करेंगे। ये तो डॉक्टर मिर्जा साहब, इसमें जो पिछले दिनों हम देख रहे हैं, पहले भी इस पे बात होती रही, ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है, मिसाल के जमहूरियत तो हुआ था, आप कह रहे हैं जी आपको चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी साइन करना होगा, तो आप समझते हैं कि ये वक्त का तकाजा है ताकि हमारा मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर हो सके? देखिए, ये सिर्फ पीटीआई के अलावा तमाम सियासी जमातें तैयार है। मखलूत हुकूमत तो है ही एक साथ, उनके एजेंडा है, उन्होंने अभी आपस में डिस्कस करके अमेंडमेंट्स की हैं और उसमें टोटल कंसेंसस था। उनको उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम से अमेंडमेंट किए, लेकिन कंसेंसस था और वो आसानी से उन्होंने पास करा। तो मैं समझता हूँ इसी तरह की कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बज़ाहिर अनपॉपुलर लगती हैं लेकिन कौमी मफाद में जरूरी है। इमरान खान साहब ने भी पॉपुलर डिसीजन के चक्कर में ही तो ये 10 रुपए आपकी पेट्रोल और 5 रुपए बिजली की कीमत बढ़ाई थी, जिससे तकरीबन 4 महीने में मार्च से जून तक आपके 500 अरब रुपए जो है वो ब्लीड हो चुका है। और आप नहीं करते तो इसकी टोटल जो क्वांटम है वो तमाम इंतजामिया खर्चात से दुगना है जो ब्लीड हो रहा है। ठीक है, तो ये ब्लेंडर हुए हैं, इसको सुधार लें। अब ये ना देखें कि जी इसमें हमें लोग क्या कहेंगे, ये पॉपुलर होगा डिसीजन या अनपॉपुलर डिसीजन होगा। अनपॉपुलर डिसीजन फॉर द सेक ऑफ कंट्री आपको लेना जो होगा है इस वक्त। राइट, ठीक है। बेग साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फैसल मोइज, आप किस तरह देखते हैं, चूंकि आज ये भी कहा जा रहा है, बजट में कहा गया कि ज़राअत के वाले से IT और सनअती बरामदात बढ़ाना होगी ताकि मुल्क तरक्की की तरफ जा सके। देखिए, आपने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के बजाय
इंपोर्ट लेड ग्रोथ का मॉडल अपना के बड़े खुश हो रहे हैं आप। 6% आपने जीडीपी ले ली है, यकीनन इम्प्रेसिव है। 75 अरब डॉलर की आपने इंपोर्ट ले ली है, 30 अरब डॉलर की सिर्फ एक्सपोर्ट हुई है, 45 अरब डॉलर का तिजारती खसारा है, 12 अरब का करंट अकाउंट खसारा है, और आपके जो जखायर हैं वो इस वजह से डिप्लीट हो गए, सिर्फ 9 बिलियन के बचे हैं, जो 1-1.5 महीने के लिए बहुत मुश्किल इंपोर्ट के लिए। मिस साहब अभी लिहाजा जी 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 लिहाजा ये जरूरी है कि आप इंपोर्ट बेस के बजाय एक्सपोर्ट लेड पॉलिसीज होनी चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होंगी तो आप फिर आप सस्टेन नहीं कर सकते इंपोर्ट बेस। राइट वो सस्टेनेबल है भी नहीं। पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए वो सस्टेनेबल नहीं है। आपको प्रोडक्शन की तरफ जाना होगा। अच्छा, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की अगर बात करें तो हमारे पास इस वक्त, जो मैं हमेशा कहता हूं, ये जो प्रोवाइडेड सर्कमस्टांसेस हैं, इसमें आप इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की तरफ जा सकते हैं। इसका जवाब मैं चाहूंगा जरा फैसल आप पहले इसके ऊपर जरा कमेंट कीजिए। अच्छा फैसल, कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू। जी जी प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि इस जी यू कैन जी जी मुझे जी आवाज आ रही है? आई कैन हियर। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है फैसल, कंटिन्यू जी। प्लीज। देखें मसला ये है कि वी वर इन इस्लामाबाद और हमारी बड़ी थॉरो डिस्कशन हुई है। ये जो बेग साहब अभी बात कह रहे थे ये बहुत सही बातें हैं। इसके लिए प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जिस तरफ मुल्क जा रहा है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो उन्होंने बेस्ट अपना देने की कोशिश की है, मुशावरत की है हर जगह, लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त ये आ रही है कि इस हुकूमत के पास टाइम बहुत कम है। yes. ये साल 1.5 साल में ये रिफॉर्म्स ला नहीं सकती। वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत अहम बात की कि जैसे हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, इस तरह हम सबको, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और उसके साथ साथ तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे एग्रीकल्चरिस्ट हो, जो भी कारोबार करने वाली नुमाइंदा तंजीमें हैं, उनको चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना पड़ेगा। कल अगर 1.5 साल बाद कोई और हुकूमत आती है, जब वो चार्टर साइन होगा तो वो अपनी पॉलिसीज से नहीं हट सकेगी। हमें एक रिदम बरकरार रखने की जरूरत है, एक रिदम पे चलने की जरूरत है। इस मुल्क में होता ये है कि 5 साल कोई हुकूमत करता है, वो अपनी पॉलिसीज लाता है, कोई एक्सपोर्ट पॉलिसीज दूसरी लाता है, कोई इंपोर्ट की पॉलिसीज लाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो दूसरा आता है उसको एकदम तब्दील कर देता है। एग्जैक्टली ये बहुत देर से ये प्रॉब्लम चला आ रहा है। अगर वी वांट टू बिकम अ नेशन, अगर हम पाकिस्तानी नेशन बनना चाहते हैं, आइदर के पॉलिटिक्स को असाइड रख के, पॉलिटिक्स को एक तरफ रख के, हमें पाकिस्तानी बनने के लिए ये बात बावर करानी पड़ेगी, हमें ये चार्टर साइन करना पड़ेगा। और जिस टारगेट को हमें अचीव करना है, भले उसमें 10 साल लगे, बिल्कुल ठीक है, एटलीस्ट वी हैव टू हैव ए लॉन्ग टर्म प्लान, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस वक्त जो है वो इसकी हाईलाइट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसे अभी फैसल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पास में जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, होता यही रहा है कि जब भी हम देखते हैं कि रिजीम चेंज होती है तो उसके बाद नई पॉलिसीज होती है और नए सिरे से तमाम चीज़ों को जो है वो रीशेप करने की कोशिश की जाती है। ये एक बड़ा सेटबैक रहा है ओवर द ईयर्स। अच्छा, अब थोड़ा मूविंग फॉरवर्ड थोड़ी सी बात हो जाए, जैसे भी बात हो रही थी डेट सर्विसिंग के हवाले से, ओवर द ईयर बहुत बड़ा एक इशू रहा है। और ये जो हमारी डेट लाइबिलिटीज़ है, इसकी वजह से हम जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज जो है वो डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। अगेन IMF के पास जाना पड़ता है डेट रीपेमेंट के लिए, और फिर उसको रीस्केड्यूल कराना एक बहुत मुश्किल काम रहा है। इसके बारे में मैं चाहूंगा जरा मिर्जा साहब पहले आप कमेंट कीजिए कि गवर्नमेंट ने, अब जैसे भी फैसल कह रहे थे बिल्कुल ठीक, वेरी राइटली सेड, कि मुख्तसर अरसे में उसके लिए कोई प्लान जो है वो मुरतब नहीं किया जा सकता। एडॉक बेसिस के ऊपर तो जरूर इसको एड्रेस किया जा सकता है। व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए, हमें दो चीजों से ग्रेजुअली, लेकिन क्योंकि इमरजेंसी है तो मैं तो कहूँगा हंगामी बुनियाद पे निकलता है। एक, एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइव करें। राइट। ये जो फूड ग्रेन है, खाने पीने की अशिया हैं, अजनास है जिसको कहते हैं, इनको हम यहाँ बनाते थे, खुद कफील थे, बल्कि एक्सपोर्ट करते थे। हम गेहूं, हम शक्कर, हम दालें, हम फर्टिलाइजर्स, खाद, दालें, मसाला जात। आज हम ये सब चीज इंपोर्ट कर रहे हैं और इसमें खुर्दनी तेल तकरीबन $4 बिलियन का है, और टोटल मिला के $9 बिलियन। खुदा के वास्ते पे पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जो है वो एक ज़राई सनती पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान की ज़राअत को, जो उसकी स्ट्रेंथ है, न कंप्रोमाइज करें, उसको आप बहाल करना होगा। अगर आप पाकिस्तान में चाहते हैं कि ये $75 अरब के इंपोर्ट्स
और 45 अरब डॉलर का तजारती खसारा ना हो, ये एक चीज। इसी तरह जो फ्यूल आपने फर्नेस ऑयल मंगा रहे हैं, इसको हमेशा के लिए बंद कर। इट इज मोस्ट एक्सपेंसिव फ्यूल, और ये 2800 रुपए 2700 रुपए बिजली बना रहे नहीं हैं। तो सब इमीडिएट बेसिस के ऊपर क्या किया जाए? अब ये पॉलिसी शिफ्ट की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने इंसेंटिव दिए हैं, विंड टावर पे भी, ये विंड पावर पे भी इंसेंटिव दे, हाइड्रो पे दे, कोयले पे दे। कोयले पे ऑलरेडी यूनिट हमारे एंग्रो थर में चल रहे हैं, बाकी क्यों नहीं चल सकते? 170 बिलियन कोयला है। पोलैंड में 70% बिजली पैदा होती है कोयले से, इंडिया में 58% है, जर्मनी में 60% है। हम क्यों नहीं बना पा रहे 2-3% से आगे? हमारे लिए पॉल्यूशन का मसला है? नहीं। अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें वो दो चीजें कवर कर रहे हैं। एक तो हमारे जो कोयला थर का उसमें सल्फर और वाटर कंटेंट्स के बारे में जो कहा जा रहा है उसको कंट्रोल नई टेक्नोलॉजी कर रही है। देयर इज नो इशू सच। तो मैं समझता हूं कि अब आप इंपोर्टेड कोयले या इंपोर्टेड फ्यूल की पाबंदी लगा दें, हमें लोकल इंडिजिनस फ्यूल ठीक, बिल्कुल डॉक्टर इस्तेमाल करना है। क्या बेग साहब, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब और ये ज़रूरी भी है, ज़रा आपकी प्रोडक्शन होगी तो आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी और ये मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। फैसल मोइज़, आप किस तरह देखते हैं ख़ासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो उस हवाले से आपको क्या नज़र आ रहा है इस बजट में और इस हुकूमत के टारगेट्स? आप बता रहे थे, जैसे आप वहाँ पर मौजूद भी थे इस्लामाबाद में, आपकी मीटिंग भी हुई प्राइम मिनिस्टर से भी, मुफ्ती इस्माइल साहब से भी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं? देखिए, डेवलपमेंट ये है कि इस वक्त दे आर वेरी कीन कि वो अभी इंडस्ट्रियल जोन्स के साथ मीटिंग की है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। दे वांट टू बिल्ड द इंडस्ट्रियल सिटीज, और आईटी के हवाले से दे आर प्लानिंग फॉर द आईटी पार्क इन डिफरेंट इंडस्ट्रियल एरियाज। तो वो आईटी की एक्सपोर्ट, जो इस वक्त कोई सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है आईटी में, जो हमने वहाँ मिनिस्टर से बात की, उसमें हमें ये पता चला है कि इस वक्त गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगी आईटी इंडस्ट्री को तो इसकी जो है वो मार्केट है कि अब हमें 3 बिलियन तक पहुंच चुके हैं, जबकि इस वक्त इंडिया का जो हमें पता चला है रेशो वो मच हायर देन अस। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट वांट टू डू एवरीथिंग, दे आर सिटिंग विद अस, दे वांट टू एक्सीड आवर एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट में कमी लाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त जो राइटली सेड बाय बेग साहब कि हमें अपनी एग्रीकल्चर को बूस्ट करना पड़ेगा, हमें अपनी क्रॉप्स को आगे ले जाना पड़ेगा, ये सब क्राइसिस हम सबके सामने है। एक आम बच्चा भी आज शहर का अगर निकलता है तो उसको पता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस और इकोनॉमिक जो वॉर है इस पे इस वक्त पाकिस्तान चल रहा है। इन सब चीजों से निकलने के लिए मैं हमेशा से एक बात मैंने वहां भी कही, वी हैव टू थिंक पॉजिटिव, वी आर ऑलवेज थिंकिंग नेगेटिव अबाउट कंट्री। तो मसला ये है कि हमें पॉजिटिव सोच रख के काम करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इंशाल्लाह उन्होंने अभी तमाम पैकेजेस दिए हैं इंडस्ट्री को, वो नए पैकेजेस दे रहे हैं। चैम्बर के सरबराही में जुबैर मोतीवाला साहब हेड कर रहे थे हमारे डेलीगेशन को, उसमें हमारी सारी बातचीत हुई है। मेरे ख्याल में एक हफ्ते में वी आर गोइंग बैक टू इस्लामाबाद और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह रीबिल्ड करना है इंडस्ट्रियल जोन्स को, किस तरह अनएम्प्लॉयमेंट जो एक अनारकी फैला रही है इंडस्ट्रीज लगे। उन्होंने यहाँ तक बोला है कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो बैकबोन होती है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की, उस एसएमई को जो है उसके लिए स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन। अच्छा जो लैंड, थोड़ी सी एक आम आदमी के हवाले से बात हो जाए ना। अब एक बड़ा चैलेंज जो गवर्नमेंट के लिए है वो ये कि ये जो कमोडिटी प्राइसेस है इसको कैसे नीचे लाया जाए, क्योंकि इसमें बड़ी क्लियर इंडिकेशन ये भी आई है कि मूविंग फॉरवर्ड आपको जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं उसमें इजाफा करना पड़ेगा। और इससे पहले भी जो बात हुई है, जैसे बजट में भी बताया गया था कि 13% से महंगाई को जो है वो 11% के पास लेकर आएंगे, ये कैसे मटेरियलाइज होगी चीज? देखिए सर, उसमें उन्होंने बड़ी क्लियर बात की है। हाँ, ये सर एक्सप्लेन करें ना, क्योंकि ये समझना एक आम आदमी के लिए बड़ा जरूरी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारी बहुत डिस्कशन जो हुई है वो एक आम आदमी महंगाई में, उन्होंने सबसे पहली बात की है कि आम आदमी के लिए हम इंडस्ट्रियलिस्ट को, सनतकारों को, ताजिरों को आगे बढ़ना पड़ेगा हुकूमत के साथ। इस वर्ष जो 25,000 का हमारा मिनिमम वेज का एक डिस्प्यूट था वो रिजॉल्व हुआ। उसके बाद इंशाल्लाह जुलाई से वो एक नई पॉलिसी ला रहे हैं कि 40,000 मिनिमम वेज सैलरी करने जा रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। अगर महंगाई ये बड़ा क्वेश्चन है ना, 40,000 देखिए 25,000 की भी जब बात की गई थी उसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो इसको अपोज कर रहे थे।
और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक भी थे, क्योंकि आपके पास क्योंकि अब इतनी कैपेसिटी रही नहीं है। आपने देखा कि जो ये पोस्ट कोविड अभी तो थोड़ी सी एक्टिविटी हुई है, लेकिन ये कोविड के टाइम पे आपकी जो इकोनॉमी है, पूरी दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमी थी, वो स्क्वीज कर गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में तो बड़ा मुश्किल फैसला था जिसको बहुत कम लोग एंडोर्स कर रहे थे। लेकिन देखिए जी मैं आपको बताते चलूं, जी बिल्कुल एक बार हमने इस पे अपनी डिमांड रखी। देखिए बात ये है कि यूटिलिटीज की जो प्राइसेस हैं इस वक्त जो हमें गैस की सप्लाई है, जो बिजली के रेट बढ़ रहे हैं, हमने कहा आप इंडस्ट्रियल जोन्स के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक ऐसी पॉलिसी लाएं जिसमें हमें यूटिलिटी कम ठीक है। पड़े। इससे कि इशू ये है इस वक्त बहुत बड़ा कि हम जो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर रहे हैं, आज बांग्लादेश में पर यूनिट बिजली के तकरीबन रेट्स जो हैं वो 5 रुपए 75 पैसे, जी सॉरी गैस के रेट्स जो हैं वो 5 रुपए 75 पैसे पर MMBUT है, जी सही है ना, जो हमें मिल रहा है। और उसके अलावा बिजली के रेट भी जो है हमसे बहुत नीचे है। इसी तरह इंडिया में है, हमें अगर अपनी एक्सपोर्ट मार्केट को इंक्रीज करना है तो हमने ये कहा कि आपको ये सारी सब्सिडीज जो है वो इंडस्ट्रीज को देनी पड़ेंगी यूटिलिटीज की मद में। लेकिन आपकी अब कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए। देखें, सबसे पहले तो आपको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। इट साउंड्स रियली गुड, बहुत अच्छा लगता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये करना पड़ेगा। बट द क्वेश्चन इज कि आपके पास स्पेस भी तो हो। अभी मसला ये कि आपके फॉरेन रिजर्व स्टेबल हैं नहीं, आपके रेवेन्यू साइड के ऊपर प्रेशर बहुत है, एफडीआईज के नंबर आपके जो हैं वो डाउन साइड पर हैं। तो ये मुमकिन कैसे होगा गवर्नमेंट के लिए? सवाल तो ये है। इट विल टेक टाइम। जी जी, ये है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि it will take some time। मिनासुल कौम हम सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी, 6 महीने 1 साल लगे इस पीरियड में, ये दिस इज अ टफ टाइम फॉर अस। ठीक, हमें बिल्कुल सबको फैसल सही मिलकर कह रहे हैं आप, ये कुर्बानी कुर्बानी देनी पड़ेगी और उससे ही चीजें बेहतर होंगी। डॉक्टर बेग जी साहब, आप बिल्कुल। किस तरह देखते हैं तवानाई और बिजली के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इसकी पैदावार के लिए और तरसील और तकसीम को बेहतर बनाने के लिए 72 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसको बुलाओ। आप समझते हैं चूंकि इस वक्त लोड शेडिंग सबसे ज्यादा है और बड़ा जो कारोबारी तबका है वो सबसे ज्यादा परेशान है, आम आवाम परेशान है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो सकेगी और चीजें जो जी डॉक्टर बेग साहब। देखिए हमारा मसला सिर्फ ये है कि जब ये हायर ग्रोथ की बात करते हैं 6% एंड प्लस की, तो हायर कंजम्पशन ऑफ एनर्जी भी होता है, तो ये ज्यादा इंपोर्ट करते हैं फ्यूल। तो साथ में उन्होंने ये कहा कि हम आने वाले साल में अपनी इकोनॉमी को कंसोलिडेट करेंगे, कम करेंगे, और जीडीपी ग्रोथ जो 6% का हमने इस साल अचीव की है, उसका टारगेट हमने नेक्स्ट ईयर के लिए जो आने वाले साल है 2023 5% रखा है। तो ये बड़ी मुतदाद चीजें हैं कि एक तरफ आप बात करते हैं हायर ग्रोथ की, जॉब क्रिएशन की, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं कंसोलिडेट करके हम कूल डाउन करेंगे और एनर्जी का कम कंजम्पशन जो है वो हम चाहते हो, और हम जीडीपी भी 1% कम करने को तैयार है, 6 के बजाय 5% आप अपना जीडीपी ग्रोथ मिले तो वी आर वेरी हैप्पी। तो मैं इस चीज में टोटली कंफ्यूज हूँ कि ये बड़ी मुतदाद बातें, जो दोनों चीजें हैं वो मुतदाद है। अगर आप एनर्जी की कॉस्ट कम कर लेते हैं, ऑल्टरनेटिव एनर्जी के जराओं से बिजली को ज्यादा जोर देते हैं, हम फर्नेस ऑयल को छोड़ते हैं, हम कोयले के ऊपर हमें किसी ने नहीं मना किया है, हम बिजली पैदा करें, तो हमें हायर ग्रोथ की तरफ भी हम जा सकते हैं। 6% से वो हमें जरूरत बिल्कुल है, ठीक डॉक्टर बेग साहब, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी तरफ आऊंगा। पे नहीं जा फैसल मोइज, किस तरह देखते हैं एग्जीक्यूशन इश्यूज का सबसे ज्यादा इशू है, डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है और जो करप्शन है हमारी वो बहुत बड़ा इशू है। इन चीजों पे कैसे अमल दरामद होगा, क्योंकि ये अगर कंट्रोल हो जाए तो बहुत सारे इश्यूज हमारे हल हो सकते हैं। देखिए आपने करप्शन की बात की, ये सारी चीजों की बात की, जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, ये तो मैंने आपको पहले बोला कि हमें कौम बनना पड़ेगा। हम अगर आज ये चीज सोच लें, हम समझ लें कि हमने पाकिस्तान को बहुत ऊपर ले जाना है। बहुत अच्छी बात की कि अल्टरनेटिव एनर्जी पे जाने की जरूरत है बेग साहब ने, और मैं इस चीज का भी हमने तस्करा किया। मैंने आपको अपने पहले स्टेटमेंट में यही कहा था कि कोल टू पेट्रोल टेक्नोलॉजी इज नीडेड, हमें उस टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा। हम बिल्कुल सही बात की बेग साहब ने कि हम ये फैसला कर लें हमने फ्यूल नहीं मंगवाना, सही है ना, तो हमें अपने जराए इस्तेमाल करते हुए सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अच्छा फैसल, मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ लाइन पर रहें और बेग साहब से भी यही गुजारिश है। हसन बख्शी साहब जो हैं वो फॉर्मर चेयरमैन आबाद हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है।
जी 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 लाइन बख्शी साहब, कैन यू हेयर अस? ऑलराइट बख्शी साहब, थोड़ी सी हाउसिंग के हवाले से भी बात हो जाए ना। बजट में अभी एज तो कोई हमें चीज़ हाईलाइट ऐसी नज़र नहीं आई, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी रिलीफ भी नज़र नहीं आया, लेकिन जो पिछली गवर्नमेंट रही थी उसकी प्रायोरिटीज़ के अंदर ये शामिल थी। क्वेश्चन रिमेन्स सेम कि इस वक्त कितनी आपने ग्रोथ विटनेस की है? जो प्लान था पिछली गवर्नमेंट का, चले अगर वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं भी हो सका, तो इस वक्त क्या सिचुएशन है? वेयर डू वी स्टैंड? मैं चाहूँगा इस पर ज़रा कमेंट कीजिए। मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और मैंने बजट की तकरीर सुनी और मुझे सुन के ये ताज्जुब हुआ कि बड़ी मुश्किल से पिछले साल हमारे मुल्क की 5.8% और इस साल तकरीबन 6% ग्रोथ थी। और इस ग्रोथ के फिगर को देख के तमाम कम्युनिटी खुश थी कि जीडीपी बढ़ गया है और हमें ये मोमेंटम अब आगे कंसिस्टेंटली 5-7 साल 10 साल कंटिन्यू करना चाहिए। राइट पर इसके लिए जो इकदाम की जरूरत है वो करने चाहिए ताकि जॉब्स क्रिएट हो, टैक्सेस में भी इजाफा हो और जो वो सेक्टर है जो इस टैक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है उसको हम अनहद करके उसको टैक्सेशन यूनिट में लाएं। राइट पर मैंने ये देखा है में जितना मैं अभी समझा हूँ, इन्होंने एक तो ग्रोथ का फिगर 6% से 5% कहे कि हम ले आएंगे। दूसरी बात, जो लोग टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो एसएमईज हो, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो दूसरे इदारों, उन्हीं पे इन्होंने आया। ये कोशिश मुझे इनकी खातिर ख्वाह नजर नहीं आई कि इन्होंने कोई नए टैक्स पेयर्स को सिस्टम में लाने की कोशिश की। किसी भी इंडस्ट्री भी, किसी भी कारोबार, किसी भी मुल्क की मैशत चलने के लिए कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी बहुत जरूरी है। हमने बजट प्रपोजल जो लिख के दिया था, हमने इनसे 2 बातें कही थी। हम खुदारा हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसी चल रही है इसको चलने दें, छेड़छाड़ मत कीजिए। और दूसरी हमने कहा था कि ये जो कंस्ट्रक्शन के मटेरियल में होशरुबा इजाफा हो रहा है जिससे ये मकान आम आदमी के बस से बाहर निकलता जा रहा है, ताकत से बाहर निकलता जा रहा है। इससे जो आपने ड्यूटीज लगाई है इससे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है, इसको आप रैशनलाइज करें। लेकिन उन्होंने वो तो नहीं किया मिस्टर इस्माइल साहब ने। हाँ, उन्होंने जरूर इस सेक्टर को, जो कि पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर है जो हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, अच्छा बख्शी साहब, ये रॉ मटेरियल की अभी बात हो रही थी ना, जैसे अभी टैक्स जो कि हमारे पॉलिसी में था 7%, 5%, 2.5% और चौथे साल वो नील हो जाता है। अब इन्होंने पहले साल इसको 15% कर दिया है। बजट का पूरा डॉक्यूमेंट आएगा तो पढ़ हम आप या दूसरे हमारे सीनियर हजरात इस पे यकीनन अपनी राय दे सकेंगे। अच्छा, ये जो रॉ मटेरियल के हवाले से बात हो रही थी ना, इसको मजीद थोड़ा सा चाहूंगा एलैबोरेट कर लें ना जरा, क्योंकि ये जो प्राइसेस है इसका ग्लोबल इम्पैक्ट ये कहा जाता है कि ट्रांसलेट हो रहा है यहाँ पर भी। टैक्सेस तो बहरहाल आपको लगाने पड़ेंगे क्योंकि आपके पास इतनी कैपेसिटी है नहीं। यही इंडिकेशंस आ भी रही थी कि आपको नए लोगों को टैक्स नेट में लाना होगा, और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी। लेकिन अभी जो प्रोवाइडेड सर्कमस्टांसेस हैं उसमें देखते हुए तो ये बड़ा मुश्किल फैसला होगा, इसकी तो स्पेस नहीं बनती थी। देखिए, बात ये है कि अगर मेरे ख्याल में जो टैक्सेस आज भी मौजूद थे, अगर उसी को हम ईमानदारी से हमारा एफडीआर वसूल कर लेता तो ना हमें रेट बढ़ाने की जरूरत पड़ती, ना कुछ करने की पड़ती। ये पिल्फरेज है जो इस मुल्क को मार रहा है या इस मुल्क की इकोनॉमी को दबा रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि हवाले से इन्होंने फिक्स टैक्स अनाउंस किया। पहले एक मिसाल देता हूँ, 10 अरब रुपए आते थे तो इस साल 30 अरब रुपए आ गए, 3 टाइम्स टैक्स बढ़ गया क्योंकि लोगों को सहूलत दी गई। जो टैक्स कनेक्शन या मिलना जुलना खत्म कर दिया गया, तो लोगों ने बोला टैक्स भर दिया जाए। तो जितना टैक्स का रेट बढ़ाएंगे कुछ बिल्कुल बख्शी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम थोड़ा सा कनेक्शन में इशू आ रहा है, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा आपसे कनेक्ट कर सकें। डॉक्टर बेग साहब, किस तरह देखते हैं जो कि आपने 2 दिन पहले लिखा भी था, खासतौर पर एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से, अब ये कितना इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान के पास ज़्यादा एनर्जी होगी तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो डेवलप हो सकेंगे। बेग साहब, देखिए, मैं चाह रहा था कि जरा सी जो इस बार बजट में है कि शरफिया के ऊपर हर जगह से उन्होंने जो लूप पोल से वहां पे टैक्सेस लगाए हैं,
आप और इंशाल्लाह डिटेल आपके पास आएंगी तो पता चलेगा क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है एक्सटर्नल, ये मुल्क से बाहर, उस पे ऊपर भी अपना 1% टैक्स जो है वो लगाया गया है। और उसके बाद जो विंडफॉल डिपॉजिट्स हैं बैंकों वगैरह के, जिससे पहले सुपर रिच टैक्स कहते थे, वो फिर 3% दोबारा लगाने की तजवीज है। तो वो टोटल 39 प्लस 3 42% हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा है। लेकिन अशरफिया के लिए ये लगाया गया है। वो गाड़ियां जो 1600 सीसी से ऊपर थी उनके ऊपर एडवांस टैक्स जो है वो लग जाएगा। और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टीज हैं एक से ज्यादा अगर किसी के पास, तो उस पे भी 1% जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से टैक्स लगेगा। ये वो चीजें हैं जो मैं समझता हूँ हमें बतलानी चाहिए कि जो एक शर्फिया या अमीर आदमी या बड़ी कंपनियों के ऊपर लगाई गई हैं इन हालात में, जब मुल्क को रेवेन्यू की जरूरत है और अशरफिया अफोर्ड कर सकता है। और ये जो पैसे आते हैं इससे आप एक गरीब आदमी को टारगेटेड सब्सिडी दे सकते हैं, जो कुछ जगह पे नजर भी आया है कि 200 यूनिट तक अगर आप बिजली खर्च करते हैं तो आपकी बैंक सोलर पैनल आपको सस्ती किस्तों में दे देगा, वो आप लगा सकते हैं। और इस तरह से शमसी तवानाई जो है मुल्क में बढ़ेगी। हम बाहर ममालिक में हम देखते हैं आम लगे होते हैं गीजर के ऊपर, टर्की में इधर उधर, हमारे ये चीज नहीं थी। तो ये वो चीजें हैं जो मैं चाह रहा था कि जरा आपसे मैं शेयर भी बिल्कुल करूं ठीक है। कि मिस ये अभी अरबिया के ऊपर यस यस आने वाले इसके ऊपर वक्त में जरा डिटेल इंशाल्लाह डिस्कशन होगी, जब आपने बिल्कुल लगेंगी ठीक कहा। तो एग्जैक्टली वो पैसे जो उनसे लिए जाएंगे ऑलराइट वो टारगेटेड सब्सिडी की शक्ल में राइट गरीब इंसान को ठीक है। उसको बख्शी साहब दिया जा कंटिन्यू। ऑलराइट ऑलराइट बख्शी साहब हैं हमारे साथ लाइन पे। अच्छा बख्शी साहब, लास्टली अभी क्योंकि ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सा सवाल है कि अभी मिफ्ता साहब की मैं स्पीच सुन रहा था, उन्होंने इंडिकेशन दी कि वर्टिकल एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे, बड़े शहरों के अंदर ये होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया था। वो ऑनरेबल कोर्ट्स ने जो इसके अगेंस्ट डिसीजन दिया था। सवाल ये है कि ये पॉसिबल हो सकेगा अगर गवर्नमेंट की अप्रोच ये है, तो इसके लिए तो एक लॉन्ग टर्म प्लान की ज़रूरत है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए इस बारे में का बजट की तैयारी में बख्शी साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, और चूंकि ब्रेक का भी वक्त हो रहा है, और ब्रेक के बाद दोबारा आपको कनेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज़ और आपकी आवाज़ हम तक पहुंच सके। नाज़रीन, चूंकि बजट की बात हो रही है और बजट की बात K21 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में इस वक्त वक्त हुआ एक कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। देखते रहिए बजट की बात। प्रॉपर्टी
आपको दोबारा, आप फ्री हैं ना इस वक्त? अच्छा अच्छा अच्छा, वो न्यूज़ ब्रेक है थोड़ा सा, न्यूज़ फरहान को कह देता हूँ, वो ऊपर बैठा है, मैं क्योंकि स्टूडियोज में हूँ ना, मैं भी फरहान को कह देता हूँ, ठीक है? ऑलराइट सर, ऑलराइट, जी जी। अरे वालेकुम अस्सलाम, आइए 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 साहब, आइए तशरीफ लाइए। सर बस वो पुराने यूनिफॉर्म में आ गए हम, असल में जब बिजनेस करते हैं तो हम सूट पहन लेते हैं, और मैं ब्रेक ले लिया हमने सूट से, थक गए यार पहन के। यार आधी ज़िंदगी हमने यही तो किया, बिजनेस क्लास पे बैठ के। मैं, अली भाई और एक दो हमारे और वो थे मेंबर, शादेब भी था ना, शादेब मेरे साथ ही था। स्टार्ट किया शादेब ने, वो बिलाल एक शॉपर देकर गया, उसके साथ था। तुम कब तक? 8 बजे। 8 बजे को गाड़ी में रखवा दूँ? तो आप जल्द से जाओगे? ये अच्छा सेटअप है। मैं राहिल को दे जाऊंगा ना, राहिल आपको दे देता हूँ, सही है ना? राहिल के हाथ में दे जाऊंगा। परफ्यूम आप सही राहिल है? आपका कब तक 9 बजे तक? 11। क्या क्या है कुछ हमें भी देते हैं। सर ये नहीं है स्पीच, वो तो स्पीच ही ऐसी उसने की है कि अब क्या कहें, आपने बजट सुनी की है? स्पीच होती है जी। बैठे हुए थे हम, तो बैठे ही सुबह से स्पीच ही तो सुन रहा है। एक काम करें शाहजी, ज़रा पॉइंटर्स भिजवाएं, मैं भी आपको पॉइंटर्स भेजता हूँ, इसमें तो पूरी डिटेल हुआ है। स्पीच चाहे आप देख लें, इसके अंदर उसकी पूरी वो पॉइंटर्स है। ये मेन पॉइंट्स हैं। नहीं मेन पॉइंट्स अभी आ रहे हैं, वो मेरे पास है, ये पुरानी रिपोर्ट है। ये तो कोई मुद्दे मकसूद की डेथ के, ठीक है। किसी और का स्क्रिप्ट रखा होगा ये। पाकिस्तान है, IM है, इमरान खान, वो देना आपके बजट के। मैंने तो ट्रैफिक में ही फंसा हुआ था। बजट स्पीड गो थ्रू कर लें स्पीच को। अभी पॉइंटर्स में मंगवा देता हूँ, इसके अंदर एलोकेशंस उसमें क्लियर है, इसमें आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने क्योंकि वो देख लिया था, इसलिए वो थी फिंगर टिप्स के ऊपर। टोटल आउटले 9,504 अरब रुपए का उन्होंने फाइन किया है। देखें ये तो पहले दिन एक चीज़ है, पढ़ रहे हैं आ रहे हैं। ये कहता है कि हुकूमत की गुज़श्ता पौने 4 साल की अफ्तर माशी तो सारे फिगर जो है ना इकोनॉमिक सर्वे में, तुमने तो बकवास की है पहले, तो ये इसको बोल देते हैं। तुम्हें क्या बकवास की? 6% GDP है, ठीक है ना? आपका एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल सेक्टर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, आप एक चीज बताए जिसका इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, ठीक है? मईशत का बेड़ा गर्क हो जाता है, आपके केसेस खत्म नहीं होते। अगर आप माइक चेक, आवाज़ आ रही है? फ्रेम ठीक है? फ्रेम ठीक है, ठीक है। $9,500 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश, कर्ज और सूद की अदायगी के लिए 3,950 अरब मुख्तस, दिफा के लिए 1,523 अरब, तरक्याती कामों के लिए 808 अरब रुपए रखे गए हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में सुपुर्द खाक नवाज़ जनाजा मरहूम के साहबजादे अहमद आमिर ने पढ़ाई। इमरान इस्माइल, खुरमशेर जमान, फारूक सत्तार और दीगर की शिरकत। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा वनडे मैच जारी है। इमामुल हक ने निफ सेंचुरी बना ली। मुल्तान स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद मौजूद है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स नस्ब।
कौन सा क्या कर रहे हैं? ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं के21 न्यूज़ और मैं हूं पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और यहाँ अपने नाज़रीन को बताएं कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा मरहूम के साहबजादे अहमद आमिर ने पढ़ाई है। नमाज जनाजा में इमरान इस्माइल, खुरमशेर जमान, फारूक सत्तार, निजी आलम और दीगर ने शिरकत की है। अपने नाज़रीन को अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा मरहूम के साहबजादे अहमद आमिर ने पढ़ाई है। नमाज जनाजा में इमरान इस्माइल, खुरमशेर जमान, फारूक सत्तार, निजी आलम और दीगर ने शिरकत की है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। इस पर मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदा हारून रशीद से। हारून, तफ़सीलात से आगाह कीजिएगा। जी, बताते चले कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के हाथे में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा इनके बेटे अहमद आमिर ने की इमामत में अदा की गई है। नमाज जनाजा में साबका गवर्नर सिंध, तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल, खुरमशेर जमान समेत देकर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने शिरकत की है, जबकि मुत्तहिद कौमी मूवमेंट के बहाल कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार ने भी शिरकत की है। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नियाल हाशमी समेत देगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की है। इसी तरह मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा और समाजी शख्सियात की एक बड़ी तादाद ने इनकी नमाज जनाजा में शिरकत अदा की है। पीपल्स पार्टी की जानिब से नजमी आलम ने भी जो है ना डॉक्टर आमिर लियाकत की जो है ना नमाज जनाजा में शिरकत की है। नमाज जनाजा अदा करने के बाद इनकी तब्दील जो है अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के हाथे में कर दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया हारून रशीद, आपने तफसीलात से आगाह किया। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे बजट 2022 और 23 के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन। देखते रहिए के21 न्यूज़ पर।